तुमसे बना मेरा चलिए, गुड इवनिंग। ठीक है, आज हमारी मध्यकालीन इतिहास की तीसरी क्लास है। ठीक है, बात याद रखना, जो आज देख रहे हैं इस क्लास को और खासतौर से जो नए हैं तो उनसे बड़ा हमारा अनुरोध है कि वो पिछली दो क्लासें जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगी क्लासें। दरअसल हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत इतिहास से सिंपल सी बात समझ लो आप, मुसलमान शासकों का इतिहास। मध्यकालीन में आप केवल और केवल किसको पढ़ते हैं, मुसलमानों से संबंधित हिस्ट्री को, मतलब केवल और केवल मुसलमानों के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने भारत पर कैसे रूल किया। मध्यकालीन में इतना याद रखना पड़ता है। क्लियर है? तो अब सवाल है कि भारत में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, भारत आया कैसे, क्योंकि भारत में आरंभ से तो इस्लाम नहीं था, ये तो बाहर से आया है। तो उसी बात को मैं यहां पर समझा रहा हूं, पिछले दो क्लासों में मैं समझा चुका हूं, एक बार हल्का सा ब्रीफ रिव्यू देता हूं। जैसे क्या होगा, पहले कौन आया आपका, मोहम्मद बिन कासिम आया। ठीक है, ये आया, इसने भारत पर अटैक किया। ठीक है, आया और ये वापिस चला गया, ये यहां रुका नहीं, इसका कोई इरादा नहीं था यहां रुकने का। इसी के बाद कौन आता है, आपका महमूद गजनवी। कौन आता है, महमूद गजनवी। ये भी भारत पे आता है, लेकिन ये भी यहां नहीं रहता है, ये भी लौट जाता है वापस। 17 बार आया, 17 बार लौट गए, इसका भारत में रुकने का कोई इरादा नहीं था। महमूद गजनवी के बाद जो आक्रमणकारी आता है वो कौन है आपका, मोहम्मद गौरी। कौन है, मोहम्मद गौरी। ये भी भारत आता है और ये भी लौट जाता है, ये भी भारत में नहीं रुकता है, ये बात याद रखना। महमूद गजनवी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये इसके अधीन काम करता था। कौन, मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी के अधीन गजनी राज्य, ध्यान रखना, महमूद गजनवी कहां शासन करता था, गजनी। एक जगह थी, क्या नाम थी, गजनी, आमिर खान वाला गजनी नहीं। ठीक है, गजनी एक जगह थी, गजनी में ही ये शासन करता था महमूद गजनवी। गजनी के अंदर एक जगह आती थी, छोटा सा राज्य था, क्या नाम था उस राज्य का, गौर। गौर, क्लियर है? गौर का जो सूबेदार कह लो, नेता कह लो, कलेक्टर कह लो, सीएम कह लो, जो भी कह लो, गौर को कौन संभाल रहा था, मोहम्मद गौरी। क्लियर है? ये बात याद रखना। ये आया, ये चला गया, ये आया, ये चला गया, ये आया और ये भी चला गया। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौरी के ही टाइम पे समझिए आप किसकी शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की, जिसमें कितने वंश आते हैं टोटल, 5 वंशों ने शासन किया, जो आगे आपको कराया जाएगा। क्लियर है? ये बात याद रखना। तो मोहम्मद गौरी गौर राज्य का क्या था, एक शासक था। ठीक है, यह गजनी राज्य के अधीन एक छोटा सा स्टेट था गौर, ये बात याद रखना। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, तो आज हमें जिसको पढ़ना है वो कौन है, मोहम्मद गौरी। हम पिछली दो वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं ये दो शासक। ठीक है, ये कौन थे, अरबी थे, ये कौन थे, तुर्की थे। ठीक है, इसके बाद सभी तुर्क हो गए, ध्यान रखना, है ना, अभी तक यहाँ पर सब तुर्क हुए। क्लियर है? ये बात याद रखना। तो हम अब किसको पढ़ने जा रहे हैं, मोहम्मद गौरी को। तो मैं यहां पर लिख देता हूं हल्का सा, मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था, एक जगह थी, उस जगह का नाम क्या था, गौर का शासक था। ठीक है, ये बात याद रखना। ये भारत पर आक्रमण करता है। क्लियर? ये भारत पर कब आक्रमण करता है मैं आपको बता दूं, 1175। ठीक है, 1175 में जिस जगह पर आक्रमण करता है उस जगह का नाम क्या था आपका, मुल्तान। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगला जो आक्रमण करता है, ये करता है 1178 में। कब करता है, 1178। 2 मिनट, मैं जीरो खामोखा लगा। ठीक है, 1178 में ये कहां पर करता है, एक जगह थी, जगह का नाम था पाटन। पाटन आज वर्तमान में कहां है, आपके गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में।
मोहम्मद गौरी यहाँ गया पाटन में। पाटन में किससे दो चार, एक वंश था चालुक वंश। चालुक वंश का एक व्यक्ति हुआ भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने इसको किसको, मोहम्मद गौरी को हरा दिया, और कायदे से हराया, ध्यान रखना, खचोर खचोर के कायदे से होली खिलाई। किसने, चालुक वंश के राजा भीम द्वितीय ने किसको हराया, मोहम्मद गौरी को हराया। ये भारत में ऐसे ही आया, ठीक है, मतलब एक एंट्री करता है। क्लियर है, ये बातें रखना। इसने फिर एक अटैक जो किया, जो सबसे, जैसे आप जानते हैं हरियाणा में एक जगह है तराइन की जगह, इसने तराइन पर आक्रमण किया कब, 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई भी हम कह सकते हैं। भाई कौन कौन था, किस किस के मध्य हो रही थी, तो ध्यान रखना, आपके राजा पृथ्वी राज चौहान और खुद कौन, गौरी, दोनों के बीच लड़ाई हुई। तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब, 1191 में। क्लियर, ये बातें रखनी। पृथ्वीराज चौहान और कौन, मोहम्मद गौरी के बीच। जीता कौन पहली लड़ाई में, चौहान साहब। कौन जीते, चौहान जीते, गौरी हार गया। गौरी हार गया, गौरी लौट गया, गौरी लौट गया, वो दोचा यहां पर और वो चला गया। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद उसका यहां पर आना कब हुआ मैं आपको बताता हूं। फिर अगला युद्ध जो होता है तराइन की दूसरी लड़ाई भी मैं आपको बताऊं। क्लियर है, वो चला गया। अब आप देखो तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध देख लिया, तराइन के दूसरे युद्ध के पहले की पृष्ठभूमि देखना आप। दूसरा युद्ध, ठीक है, टाइम क्या था आपका, 92, करेक्ट, 1192 में। ठीक है, किसके मध्य हुआ, आप सबसे पहले वही चीज, किसके मध्य, गौरी और मैं शॉर्ट में लिख देता हूं राज, पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन जीता, गौरी जीता। पहले में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान साहब। दूसरे में कौन जीता, गौरी जीता। ये दूसरी लड़ाई थी तराइन की। इसके पीछे जो रीजन बताया जाता है, कैसे पृष्ठभूमि बनी है, आप देखो, यहीं से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया, उनकी हत्या वत्या करवा दी। ये बात याद है, क्लियर है। तराइन के युद्ध के पीछे का जो मेन कारण बताया जाता है वो कौन था, आपका जयचंद। जयचंद कौन था साहब, तो जयचंद जो था वो कहां का शासक था आपका उस समय, मालवा, ये आजकल मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये बात है, मालवा का हिस्सा। इसकी एक बेटी थी जयचंद की, संयोगिता। कौन, संयोगिता। क्लियर है, संयोगिता काफी अच्छा खासा लाइक किसको करती थी, पृथ्वीराज चौहान को। क्योंकि भारत में तो आप जानते हैं पिता तैयार ही नहीं होते हैं प्रेम के लिए। भले बाप को पता हो कि हाँ यार ये जो लड़का है वो लड़की को पसंद करता है, बड़ा खुश रखेगा, बड़ा अच्छा रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मानते नहीं, क्योंकि जाति आड़े आ जाती है, पता नहीं कितना आग लुअर बीच में घुसेड़ देते हैं। यहीं पर ये हुआ, जयचंद साहब क्या हुआ, तैयारी ने चौहान साहब से शादी करने के लिए संयोगिता की। स्वयंवर चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान आए और क्या करे, संयोगिता को लेके निकल लिए, चले गए। अब जाहिर सी बात है कि जयचंद इस बात से थोड़ा सा चिढ़ गया, नाराज हो गया। और उस दौर में इज्जत का रौला और ये सब बहुत सारी चीजें होती थी, क्योंकि खानदान की इज्जत महिलाओं से जोड़ दो, ये तो शुरू से ही रहा है ना, अटैच कर दो, बेटा चाहे कुछ भी उड़दंग मचाए, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब तो छोड़। बात समझ में आ रही, तो संयोगिता को भगा ले गए स्वयंवर से। अब जयचंद इस बात से क्या हुआ, थोड़ा चिढ़ा हुआ है, और ये इसी की बेईमानी जाके आगे अखरती है। जयचंद को याद आया कि यार बहुत पहले कौन आया था, मोहम्मद गौरी आया था, पहली तराइन की लड़ाई में वो हार गया था, तो उसके अंदर भी एक टीस भरी थी, और इनके अंदर भी एक टीस भरी थी, इनके प्रति, पृथ्वीराज चौहान के प्रति लड़ने की। इन्होंने इसको अपने, सॉरी, गौरी को व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, भाई साहब कहाँ हो, उन्होंने बोला यहाँ बैठे हैं चाय पी रहे, उन्होंने कहा आ जाओ, इससे बदला लेना है तो पृथ्वीराज चौहान से पहली लड़ाई का। उन्होंने बोला हाँ, उन्होंने बोला हमें भी लेना है, हमें बिटिया को भगा ले गया। ये आदमी क्या करता है, जयचंद बेईमानी कर देता है। तो दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का, वो आमंत्रण करने पे गौरी आया और हराया, और संयोगिता और पृथ्वीराज दोनों की हत्या की।
इन्हें मार दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो जयचंद की बेईमानी के कारण क्या हुआ, गौरी भारत में आया और फिर एक तरह से कहें कि उसकी ताकत को एक विस्तार मिला, एक मजबूती मिली, एक दृढ़ता मिली। किसके कारण? जयचंद की बेईमानी के कारण। अब जयचंद ये सोच रहे थे कि भैया हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा बदला ले लिया, दामाद को मरवा दिया, बेटी को गिरफ्तार करवा दिया, उसको भी मरवा दिया। ये बड़े खुश थे, अरे देखो अपनी सूरवीरता आ गई, है ना। बाप तो ऐसे कुछ होते हैं ना जो इस टाइप में अपनी कहें कि वो अपने आप को वो समझते हैं सूरमा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि जो गौरी था वो कौन था? अफगान। कौन था? अफगानी था, ये बात याद रखना। और हम आपको बता दें कि जो अफगानी लोग होते हैं, इनके खून में ही हुड़दंगाई, मारकाट, है ना, बेईमानी होती है। जैसे अभी उदाहरण के लिए आप तालिबान को देख लो, उसका एक ही काम है, कत्ले आम के दम पर शासन चलाना, प्रशासन चलाना। तो उनके तो खून में था। ये बात जयचंद साहब भूल चुके थे। अभी देखो जयचंद साहब के साथ क्या होता है? स्कैम होता है, ठीक है, इनका ही पत्ता कटता है। एक युद्ध आता है, कौन सा आपका? चंदावर का युद्ध। कब हुआ? 1111, ठीक, 1194 में। क्लियर, माफी चाहेंगे, ठीक है, 1194 ईस्वी में क्या हुआ? ये युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। किस किस के मध्य? जयचंद और गौरी के बीच। जीता कौन? जाहिर सी बात है गौरी जीतने वाला है यहाँ पे। और कायदे से सुताई की जयचंद की, ये भी निपट गया। तो ये गौरी के 3 युद्ध थे। तराइन की वो पहली लड़ाई लड़ने आया 1191 में, हारा और चला गया, उसका फिर कोई ऐसा इरादा था नहीं। लेकिन दूसरा जो लड़ाई हुई तराइन की 1192 में, उसके पीछे कहीं ना कहीं जयचंद का बदला था, और उसने गौरी को बोला कि आओ अपन दोनों को हराते हैं। लेकिन जयचंद भूल गया था कि गौरी एक बेईमान आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ आगे जाके इसको अपनी बेईमानी के परिणाम भुगतने पड़े। क्लियर है, ये बात याद रखना। और इसी युद्ध के बाद, दूसरे युद्ध के बाद, ध्यान रखना, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है, ये बात याद रखना। और इस तरीके से गौरी इन सबको हराता है और अपना वापस चला जाता है, इन सबको तबाह कर देता है, और दिल्ली के लगभग उस वाले इलाके पर क्या कर लेता है? मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है। अब मोहम्मद गौरी के कुछ गुलाम थे। क्या थे? कुछ गुलाम थे, जैसे उनमें से एक था, क्या नाम था आपका? 2 मिनट। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे बहुत सारे गुलाम थे गौरी के। किसके? गौरी के, ये बात याद रखना। गौरी के ऐसे बहुत सारे गुलाम थे, इनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? गौरी की कौन थी? परी, है ना, पापा की परी वाला कॉन्सेप्ट। भाई ने बेटी से नैन मटक्का कर लिया, चटपट कर ली। एक दिन गौरी ने दोनों की इंस्टाग्राम आईडी पकड़ ली, व्हाट्सएप पे चैटिंग देख ली, और भयंकर दे थपाड़े दोनों को दाना। लेकिन बात वही है ना, ये लड़की एक बार जिसके इश्क में पड़ जाए, ध्यान रखना, सच इश्क की बात कर रहा हूं मैं। फिर तो तुम उनके सामने चाहे विराट कोहली खड़ा कर दो, चाहे शाहरुख खान, वो जिस बंदे के साथ अटैच हो गया है सामने वाला, फिर वो वहीं जाएगा, वहीं मरेगा। सेम क्या हुआ गौरी की बेटी के साथ हुआ। वो ऐबक के साथ चलने को तैयार, मरने को तैयार, तुम तो कुछ भी करो, फुल्की का ठेला लगाओ, पंचर की दुकान लगाओ, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब भाई बाप ने भी सोचा कि चलो ठीक है, बिटिया इतना कर रही तो छोड़ते। तो गौरी ने ऐबक को बोला, एक काम करो, ऐबक से बोला कि तुम कहां जाओ? दिल्ली जाओ। दिल्ली में हम हाल ही में जयचंद को दौच कर आए हैं, और दिल्ली को तुम संभाल लो। क्या करो? दिल्ली को तुम संभालो। तो फिर ऐबक क्या होता है, गजनी से, मतलब जो गौर था वहां जाता है, और यहाँ की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, और दिल्ली में आता है, ठीक है। और दिल्ली में ही इसके क्या नाम से, ये अपने नाम से फिर किस वंश की स्थापना कर देता है? दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है यहाँ से। तो गुलाम वंश का संस्थापक दिल्ली में ये था, ठीक है, बात याद रख। क्लियर है? तो इस तरीके का क्या हुआ था, कहानी रची जा रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का फिर एक और इसका क्या नाम से, जो क्या नाम से गुलाम हुआ, वो कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है, बात याद रखना। इल्तुतमिश, ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। और यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो
इस तरीके से मोहम्मद गौरी आया, उसने भारत में पृथ्वीराज चौहान को, जयचंद को हराया और वो वापस फिर से लौट गया। वो रुका यहाँ नहीं, लेकिन ऐबक रुका और भारत में स्थायी इस्लाम की शुरुआत हो जाती है। फिर यहाँ मुसलमान रुक जाते हैं और इसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है। और किसकी शुरुआत होती है? जब गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्टेब्लिश करता है, तो इसी के साथ जो शुरुआत होती है, मैंने शुरू में बता दिया था, कौन सी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। और दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश आते हैं? 5 वंश शासन करते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये था मोहम्मद गौरी का भारत में आने का क्रम, आक्रमण, जो भी समझो आप। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, है ना। मैंने नॉर्मल करने की कोशिश की है क्लासों को। इस तरीके से मोहम्मद गौरी भारत में आया। ठीक है, बातें रखना। अब हम देख लेते हैं थोड़े से फैक्ट, है ना। कोई ऐसी बात चूक तो नहीं रही है। मैं थोड़ा सा अपना नोट्स वाला रजिस्टर उठा लेता हूं। क्लियर है? इसमें से कुछ ऐसा, ठीक है, युद्ध में पढ़ा चुका हूं, ये भी हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्ता वाला भी मैंने आपको किस्सा बता दिया है। और क्या बचा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, मतलब लगभग मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही समझा दिया है। मालवा का शासक जयचंद जो था, वो मालवा का शासक था उस वक्त। क्लियर, ये बात देखना। हाँ, एक किस्सा जो मैं जरूर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सर्च करना, पता नहीं कितना सही है। एक व्यक्ति हुए शेर सिंह राणा, है ना। अब मैं पहले बोल रहा हूं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अभी कितना सही मुझे नहीं मालूम। शेर सिंह राणा एक व्यक्ति हुए, इनको पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियां मोहम्मद गौरी ने रखवाई थी, वो कहाँ रखवाई थी? जो गजनबी का जो मकबरा है, और उसके मकबरे पर जब लोग जाते हैं तो जहां पर वो पैर रखते हैं, वहां पर उनकी अस्थियों को दफनाया हुआ था। तो शेर सिंह राणा, ध्यान रखना, ये व्यक्ति अफगानिस्तान जाता है और वहां की कब्र तक पहुंचता है, और उसकी कब्र से पृथ्वीराज चौहान की हड्डियां भारत वापस लाते हैं और कहते हैं लो अब करो इनका कायदे से अंतिम संस्कार। तो कुछ ऐसे भी सूरमा हो गए हैं। अभी कहानी कितनी सही हमको तो नहीं मालूम, अगर ये सही है तो बाकी सलूट है भाई को, है ना। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, पढ़ने वाले हैं, यहाँ इंटरेस्ट से तो बात होती नहीं है कि पसंद आई नहीं है, ये तो आपको पढ़ना ही हुआ है। ठीक है, बात याद रखना है आपको विशेष रूप से। तो बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारी दिहाड़ी निकलती है, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है? बाकी अपना ख्याल रखें। टुडे फॉर इनफ, टेक केयर, जय हिंद।